शुभ संध्या। i24 न्यूज इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 10 दिन का युद्ध विराम 2 घंटे में इजराइल व लेबनान समयानुसार आधी रात और पूर्वी समयानुसार शाम 5 बजे से लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल नेटवर्क पर युद्ध विराम की घोषणा की और बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन एत्सान से बात की है और उन्होंने कहा कि वे दोनों को व्हाइट हाउस आमंत्रित करेंगे। अमेरिका इस हफ्ते वॉशिंगटन में इजरायली और लेबनानी राजदूतों के बीच ऐतिहासिक आमने सामने की बैठकों के बाद इस रफ्तार को बनाए रखना चाहता है, जो 3 दशकों से भी अधिक समय में पहली सीधी बातचीत थी। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ देर पहले क्या कहा? लेबनान के साथ ये बहुत रोमांचक है। मुझे लगता है कि हमारे बीच समझौता होने वाला है। हम 44 सालों में पहली बार एक बैठक करने जा रहे हैं और लेबनान इजराइल से मिलेगा और शायद वे ये व्हाइट हाउस में करेंगे। आपको क्या लगता है वे कब करेंगे? अगले 1 या 2 हफ्तों में। अकेडमी में पढ़ सकते हैं। मैं करता हूँ। मुझे लगता है लेबनान के साथ समझौता होगा और वे हिजबुल्लाह को संभालेंगे, लेकिन वे अभी हिजबुल्लाह पर काम कर रहे होंगे। लेकिन हमारे बीच जो बहुत महत्वपूर्ण है, इजराइल और लेबनान के बीच एक समझौता होगा। अब हम वॉशिंगटन चलेंगे, जहां 24 न्यूज के वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम व्हाइट हाउस से जुड़ रहे हैं। शुभ संध्या माइक, हमें बताएं ये समझौता क्या है और आप इसकी कौन-कौन सी जानकारी दे सकते हैं? एमिली, इस समझौते के 6 बिंदु हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार। पहला, संघर्ष विराम पूर्वी समयानुसार शाम 5 बजे और आपके यहां आज आधी रात से लागू होगा। वे इसे इजराइल सरकार की सद्भावना बताते हैं, जिसका उद्देश्य आगे शांति वार्ता को संभव बनाना है। दूसरा बिंदु यह है कि इसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि यह 10 दिनों तक ही चले, लेकिन लेबनान को अपनी संप्रभुता लागू करने की क्षमता दिखानी होगी, जो शुरू से ही समस्या रही है। तीसरा बिंदु, इजराइल आत्मरक्षा का अधिकार रखेगा और जरूरत पड़ने पर संघर्ष विराम की कीमत पर भी जरूरी कदम उठा सकता है। मतलब अगर इजराइल को कोई आसन्न खतरा दिखता है तो संघर्ष विराम के बावजूद वो उसे खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। हालांकि बिना किसी खतरे के इजराइल लेबनान के नागरिक इलाकों या अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो हवाई, जमीनी या समुद्री रास्ते से हो, किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष विराम में मूल रूप से खतरे की स्थिति में छूट है। चौथा बिंदु यह है कि लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ये लेबनान सरकार पर निर्भर है कि वो नेतृत्व करे और सुनिश्चित करे कि हिजबुल्लाह संघर्ष विराम न तोड़े। ये बेरूत की जिम्मेदारी है। शुरुआत में संघर्ष विराम की मांग हिजबुल्लाह ने की थी। पांचवा बिंदु, सभी पक्षों को ये मानना होगा कि लेबनानी सुरक्षा बलों की लेबनान की जमीन पर पूरी जिम्मेदारी है। अब किसी भी तरह से हिजबुल्लाह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और आखिरी बिंदु ये है कि अमेरिका से मूल रूप से इजराइल और लेबनान दोनों ने आगे की बातचीत को आसान बनाने के लिए कहा है और उम्मीद है कि ये संघर्ष विराम के बाद बचे हुए मुद्दों पर शांति समझौते की ओर ले जाएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देना है, जो इजराइल की स्थायी सुरक्षा, स्थिरता और दोनों देशों के बीच शांति सुनिश्चित करे। ये बहुत सारी बातें हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन इस प्रशासन के अधिकारियों को लगता है कि यह एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से लास वेगस रवाना होने से पहले पूछा कि इजराइल लेबनान के बीच इस शांति प्रयास और पहले के सभी शांति प्रयासों में क्या फर्क होगा। उन्होंने ट्रंप की तरह साफ कहा, मैं ही फर्क हूं। हाँ, और उन्होंने ईरान के बारे में भी थोड़ी बात की। उन्होंने ईरान के साथ जारी वार्ताओं के बारे में क्या कहा? वो अब भी आशावादी है। राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कारण से बातचीत में सभी अड़चनों के बावजूद उस रविवार की हैरानी के बाद से बहुत आशावादी रुख बनाए हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने बातचीत शुरू होते ही हमें अचानक घेर लिया, जिसे उन्होंने नया शासन कहा। इस्लामाबाद में बातचीत की विफलता तक और अब यहां और अधिक कूटनीतिक रास्ते खोलने तक वो लगातार कहते रहे हैं कि हम समझौते के करीब हैं। समझौता बहुत करीब है। वो अपने शब्द थोड़े बदलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत आश्वस्त हैं। अब ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका शायद अपनी शून्य संवर्धन की मांग से पीछे हट रहा है।
प्रशासन के अधिकारी उन खबरों का जोरदार खंडन कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा में थोड़ी नरमी जरूर दिखाई देती है। जहां तक सवाल है कि ईरान के पास अभी क्या है और वे उसे अपने पास रख सकते हैं या नहीं, इस पर भी चर्चा हो रही है। वहां कुछ गुंजाइश है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अडिग है। उनका कहना है कि लक्ष्य शून्य संवर्धन होना चाहिए, वरना बातचीत विफल हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, और हम घंटे की शुरुआत में फिर से आपसे जुड़ेंगे। यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने लेबनान के साथ 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमति दी है, और उन्होंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें कहा कि उन्होंने हमारे उत्तरी पड़ोसी के साथ शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी है। सुनिए। हमारे पास लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का अवसर है। राष्ट्रपति ट्रंप मुझे और लेबनान के राष्ट्रपति को इस समझौते के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। ये अवसर इसलिए मौजूद है क्योंकि बहाली के युद्ध के बाद से हमने लेबनान में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है। हमने पेजर सक्रिय कर दिए हैं। हमने 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलों के उस विशाल हथियार भंडार को नष्ट कर दिया है जिसका इस्तेमाल नसरल्ला ने इजराइल को नष्ट करने की योजना बनाई थी। हमने नसरल्ला को खत्म कर दिया, और ये नया शक्ति संतुलन इस तरह बदल गया है कि पिछले 1 महीने से हमें लेबनान से सीधे शांति वार्ता के लिए कॉल आना शुरू हो गए हैं, जो पिछले 40 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। मैंने इस अपील को स्वीकार किया है और 10 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमति दी है। उस समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए जिसकी चर्चा हमने वॉशिंगटन में राजदूतों की बैठक में शुरू की थी। शांति वार्ता में हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। पहली हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण, दूसरी एक टिकाऊ शांति समझौता, ताकत से शांति। इस संघर्ष विराम को हासिल करने के लिए हिजबुल्लाह ने 2 मांगों पर जोर दिया। पहली, कि इजराइल को पूरे लेबनानी क्षेत्र से पीछे हटना होगा। दूसरा, एक युद्ध विराम जिसमें शांति का जवाब शांति से दिया जाएगा। मैंने ना तो इससे सहमति जताई और ना ही उससे। हम लेबनान में एक विस्तृत सुरक्षा बफर जोन में बने हुए हैं, ना कि केवल उन 5 बिंदुओं में जो पिछले महीनों में थे। ये एक सुरक्षा बफर जोन है जो समुद्र से शुरू होता है और खिरमोन पर्वत के आधार और लेबनान में सीरियाई सीमा तक जाता है। एक 10 किलोमीटर का सुरक्षा बफर जोन। यही हमारे पास है और यही हम रह रहे हैं, और हम यहाँ से जा नहीं रहे हैं। ये हमें जमीनी घुसपैठ के खतरे को नाकाम करने की अनुमति देता है, और साथ ही हमारी बस्तियों पर सीधे मिसाइल हमलों को भी रोकता है। उत्तरी सीमा की बस्तियां इन दोनों खतरों से सुरक्षित हैं, लेकिन वहां अभी भी मिसाइलें और रॉकेट हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। मैंने पिछले 2 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वे ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी को बड़े पैमाने पर जारी रखने के लिए दृढ़ हैं, और साथ ही ईरान की परमाणु क्षमताओं में जो कुछ बचा है उसे भी खत्म करने के लिए वो हार नहीं मान रहे हैं और इन खतरों से निपटने में सक्षम है, जैसा हमने साथ किया है। हम मिसाइल खतरे का भी ध्यान रखेंगे। ये 2 बड़े कदम हैं जो आने वाले दशकों के लिए हमारी सुरक्षा स्थिति को बदल सकते हैं। अब हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जाक नेरियो, इजरायली सैन्य खुफिया में आकलन के पूर्व उप प्रमुख। शुभ संध्या जाक। शुभ संध्या। तो इस हफ्ते हमारे लिए काफी दिलचस्प रहा है। अब जब ट्रंप आत्मविश्वास से इसे डील बता रहे हैं और लगता है पास हो जाएगी, आप काफी समय से हैं इस क्षेत्र में, क्या आप भी इतनी आशावादी हैं? खैर, मैं खुद से पूछ रहा हूं कि इजराइल के उत्तरी हिस्से के निवासी सरकार के खिलाफ इतने नाराज क्यों हैं? असलियत यह है कि उन्होंने ये माना है, प्रधानमंत्री ने माना है कि वो 8-9 किलोमीटर का बफर जोन बनाने में सफल रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने लेबनान के अंदरूनी हिस्से से सीमा और सीमा पर बसे गांवों पर मिसाइल और रॉकेट दागना बंद नहीं किया है। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसी बात है जिसका भविष्य में ध्यान रखना होगा।
अब अगर आप समझौते का विश्लेषण करें, मेरा मतलब है समझौते की शब्दावली को देखें, तो आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इजराइल का लेबनान में रहने का कोई इरादा नहीं है। तो जहां हम इजराइल की दक्षिणी लेबनान सीमा पर कुछ स्थायी उपस्थिति और ठिकानों के बारे में सुनते आ रहे थे, 8 से 9 किलोमीटर की गहराई में वास्तव में सुरक्षा क्षेत्र बनाते हुए, तो वो कहाँ होने वाला है। और फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह के 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें नष्ट कर दी है। असल में मेरा मतलब है हिजबुल्लाह 2024 के अभियान के बाद भी लगभग 50,000 रॉकेट के साथ बचा रहा, और वो इस दर से लगभग 200 से 400 रॉकेट प्रतिदिन दाग रहा है। वो 5 महीने से ज्यादा मोर्चा संभाल सका। तो अभी युद्ध के उद्देश्य शुरू में हिजबुल्लाह को नष्ट करना और फिर एक नई स्थिति बनाना थे। हाँ, हिजबुल्लाह अभी भी वहां है, जमीन पर अभी भी मजबूत है, भले ही उसे निश्चित रूप से हमले झेलने पड़े और इजराइल ने उसे हराया, लेकिन वो अभी भी वहां है और वो बच निकला है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह वास्तव में सरकार के काम में बाधा डाल रहा है और सरकार को चुनौती दे रहा है। पहली चुनौती है ईरानी राजदूत, जिन्हें लेबनान से निष्कासित किया गया, लेकिन वे अब भी वही ईरानी दूतावास में हैं और हिजबुल्लाह उनकी सुरक्षा कर रहा है। ये एक उदाहरण है। और फिर हिजबुल्लाह ने सरकार को धमकी दी है। तो आप देखेंगे जब ये युद्ध खत्म होगा, हमें आपसे यानी सरकार से निपटना होगा और हमें शासन बदलना पड़ेगा। आखिरकार लेबनान में हिजबुल्लाह का लक्ष्य नहीं बदला है। उनका मकसद लेबनान को एक ईरानी शैली के इस्लामिक राज्य में बदलना है, और यही वजह है, मेरा मतलब है यही एक कारण है कि वो अपने हथियार रखे हुए हैं। दूसरा उद्देश्य बेशक इजराइल से लड़ना है, इजराइल का दम घोटना है और इजराइल को खत्म करना है। और अब यही बात हिजबुल्लाह गर्व से कह सकता है कि उसके पास है। मेरा मतलब है सबको लगा था कि हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी कमजोर है। उसने साबित कर दिया है कि वो इजराइल से लड़ाई में हिजबुल्लाह से बेहतर है। आज हम इसी स्थिति में हैं। तो चलिए संयम से कहें और कहते हैं ठीक है, हमें फिर से संगठित होने के लिए इन 10 दिनों के युद्ध विराम की जरूरत है। और चलिए उम्मीद करते हैं। और मेरी बहुत कम उम्मीदें हैं कि ये सरकार, लेबनानी सरकार, एक असफल सरकार जो यहाँ तक घोषणा करने में भी सक्षम नहीं है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, कोई समझौता कर पाएगी। और अगर ये समझौते तक पहुंचती भी है, तो मेरा बड़ा सवाल है वो कौन सी संस्था है जो इसके लागू होने की गारंटी देगी? क्या वो सेना है? अगर ये सेना है तो हम उस सेना की बात कर रहे हैं जो हिजबुल्लाह के समर्थकों से भरी हुई है, जो उसके उच्च पदस्थ अधिकारी हमेशा हिजबुल्लाह के संपर्क में रहते हैं और उनके साथ अपने प्रयासों का समन्वय करते हैं। हम उस सेना के कमांडर की बात कर रहे हैं जिसने जनता से झूठ बोला है, सरकार से झूठ बोला है, अमेरिकियों से झूठ बोला है, ये कहते हुए कि लेबनान का दक्षिणी हिस्सा निरस्त्रीकृत कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह अभी भी वहां मौजूद है, तो हम लेबनानी सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। और आइए आशा करते हैं कि अमेरिकी ऐसी कोई व्यवस्था खोज लेंगे जो इस तरह के समाधान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। एक सुरक्षा समझौता जिस पर हम अगले महीनों में लेबनान से सहमत होंगे। जैसा कहा गया, सिर्फ नेक इरादों से हिजबुल्लाह को काबू में नहीं किया जा सकता। और हम जानते हैं कि लेबनान के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच कोई खास प्यार नहीं है। राष्ट्रपति तो फोन कॉल करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस 10 दिन की संघर्ष विराम को सफल मानने का क्या आधार होगा जब हिजबुल्लाह अभी भी सक्रिय है? मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे लेबनानी दोस्त क्या कहते हैं। अगर जोसेफ अवान जाकर नेतन्याहू से मिलते हैं जबकि इजराइल अभी भी दक्षिणी लेबनान में मौजूद है, तो समझिए कि वे स्वर्ग भेजे जाने के उम्मीदवार बन जाएंगे। जैसे पिछले राष्ट्रपति जिन्हें आतंकवादियों ने मार डाला था, और जैसे मेरा मतलब है हिजबुल्लाह ने खुद को एक आतंकवादी संगठन के रूप में साबित कर दिया है। 50 से अधिक हस्तियों को जिन्होंने हिजबुल्लाह का विरोध जताया था मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। खासकर प्रधानमंत्री रफीक हरीरी के मामले में
फिर हम जानते हैं कि वे कैसे हस्तक्षेप करते हैं और बेरूत बंदरगाह विस्फोट में शामिल थे। तो ये एक आतंकवादी संगठन है जो केवल तेहरान के आदेशों पर चलता है। ये तेहरान की लड़ाई लड़ रहा है, लेबनान की नहीं। यही वजह है कि हमें यहाँ समस्या है। हिजबुल्लाह लेबनानी संगठन नहीं है, इसे घेर कर रेवोल्यूशनरी गार्ड अधिकारी नियंत्रित करते हैं। इसके ऑपरेशन रूम में केवल फारसी बोली जाती है, अरबी में नहीं। तो हम यहाँ लेबनानी मिलिशिया के बजाय एक फारसी यूनिट से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह जैक नेरिया। धन्यवाद। अब स्टूडियो में हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओसारन हैं। शुभ संध्या। तो क्या लेबनान से कोई प्रतिक्रिया आई है उन बयानों पर जो हमने थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप से और इस संघर्ष विराम के बारे में सुने, जो 1 घंटे 45 मिनट में लागू होने वाला है? हाँ, जाहिर है कि वरिष्ठ नेतृत्व प्रधानमंत्री नवाफ सलाम इस संघर्ष विराम का स्वागत कर रहे हैं। नबी बेरी, संसद अध्यक्ष, लेबनानी सेना के साथ मिलकर दक्षिणी लेबनान के नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे कम से कम तब तक अपने घरों को न लौटें जब तक संघर्ष विराम लागू नहीं हो जाता, लेकिन साथ ही उन इलाकों के पास न जाएं जिन्हें इजरायली सेना ने कब्जे में लिया है। हम ये भी सुन रहे हैं कि हिजबुल्लाह कह रहा है कि जब तक इजराइल संघर्ष विराम का पालन करेगा वे भी करेंगे, लेकिन इजरायली सेना की लगातार मौजूदगी उन्हें अपना प्रतिरोध जारी रखने का औचित्य देती है। ये दिखने में ऐसा लगता है कि वे ये कहने का तरीका अपना रहे हैं कि वे संघर्ष विराम का पालन नहीं करेंगे क्योंकि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में इस बढ़ाए गए बफर जोन में बनी रहेगी। हमें चीजों को संदर्भ में देखना चाहिए। यही बात हिजबुल्लाह ने भी पिछले संघर्ष विराम के 15 महीनों के दौरान कही थी, जो 2 मार्च को तब खत्म हुआ जब हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र पर रॉकेट दागने का फैसला किया। और इसलिए हम यहाँ जो देख रहे हैं वो ये है कि लेबनान में नया संघर्ष विराम मूल रूप से नवंबर 2024 मॉडल पर आधारित होगा, जिसका मतलब 2 बातें हैं। पहली बात, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी और वास्तव में उस क्षेत्र में भी रहेगी जो इस बार हिजबुल्लाह के साथ दुश्मनी फिर से शुरू होने से पहले उनके नियंत्रण में नहीं था। और इजराइल संघर्ष विराम के बावजूद हिजबुल्लाह पर अपने हमले जारी रखेगा, जैसा कि हमने पिछले दौर में भी देखा था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी घोषणा की थी, जिसे अमेरिकी विदेश विभाग ने भी पुष्टि की। हम मूल रूप से 1 मार्च की स्थिति में लौट रहे हैं, यानी हिजबुल्लाह के हमले फिर से शुरू करने के 1 दिन पहले की स्थिति में। लेकिन इजराइल खुद को एक बेहतर स्थिति में पाता है। इसने 1700 हिजबुल्लाह के लड़ाके को खत्म किया, जिनमें कई विशिष्ट रेदवान बल के सदस्य थे। इसमें वरिष्ठ IRGC कमांडर भी शामिल हैं और इसने कम से कम 200 रॉकेट लॉन्चर और हजारों रॉकेट्स को भी नष्ट कर दिया है। तो रणनीतिक रूप से दक्षिणी लेबनान की वास्तविकता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, जैसी स्थिति 1.5 महीने पहले थी। लेकिन हिजबुल्लाह की क्षमताओं के लिहाज से हम 6 हफ्ते पहले की तुलना में अब कुछ हद तक कमजोर हुई हिजबुल्लाह देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एरियल। और अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता ओवन ऑल्टमैन भी जुड़ गए हैं, जो न्यूज रूम में हैं। नमस्ते ओवन। अब हमारे पास समझौते के और विवरण हैं। इन विवरणों और 6 बिंदुओं पर आपकी राय क्या है? देखिए एमिली, इजराइल के लिए यह शानदार समझौता है। इसमें ऐसी भाषा है जो इजरायली सेना की कार्रवाई की स्वतंत्रता को किसी भी नियोजित, आसन या जारी हमले या खतरे के खिलाफ बनाए रखती है। एमिली, ये काफी व्यापक है। अब बेशक भाषा व्यापक हो सकती है, लेकिन इसे परिस्थितियों द्वारा सीमित किया जाएगा। अगर इजराइल अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की जा रही राजनयिक प्रक्रिया में है और ट्रंप दोनों देशों के नेताओं की व्हाइट हाउस यात्रा का विचार सामने रख रहे हैं, तो इजरायली सेना पर असली सीमाएं होंगी, भले ही भाषा ज्यादा स्वतंत्रता दर्शाए। ये एक दस्तावेज पर बातचीत है जिसमें वो भाषा है, और ये इजराइल के लिए अच्छा है। कूटनीति में शांति शब्द बार बार आया है, लेकिन सामान्यीकरण नहीं। यह लेबनानी लोगों के लिए बहुत आगे की बात होती। लेकिन फिर भी एक व्यापक दीर्घकालिक समझौते का विचार, मुझे नहीं पता कि वहां दीर्घकालिक शब्द स्पष्ट रूप से इस्तेमाल हुआ है या नहीं, लेकिन यह एक शांति समझौते का संकेत देता है। यह इजराइल के नजरिए से बेहतरीन भाषा है। एमिली लेबनान के नजरिए से भी यही उम्मीद करती हैं। मुझे लगता है जब इजराइल और इजरायली सरकार यहां के लक्ष्य को देखती है, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य बहुत स्पष्ट है।
लक्ष्य है इजरायली सेना के लिए कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखना, किसी बड़े अभियान के स्तर पर नहीं। जैसा हमने पिछले 7 हफ्तों या 2024 के पतझड़ में देखा, जरूरी नहीं कि वही हो। एरियल के अनुसार उस समझौते से लेकर इस अभियान की शुरुआत तक, यानी नवंबर 2024 के अंत से कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखनी है। और साथ ही एमिली, एक तरफ इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ना और दूसरी तरफ लेबनान के साथ कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ना, यही अंतिम लक्ष्य है। दूसरी ओर लेबनान के साथ पूर्ण सामान्य संबंध। इजराइल को यह मिलेगा या नहीं स्पष्ट नहीं है, पर दिशा यही है। और कम से कम इतना तो कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि लेबनान सरकार के लिए ऐसे पैकेज को स्वीकार करना मुश्किल होने वाला है। लेकिन एमिली, ये लेबनानी सरकार भी इजराइल की तरह हिजबुल्लाह से छुटकारा चाहती है और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आना चाहती है। ये बात पिछले 2 हफ्तों में हमने जो कुछ भी देखा है, उससे ये बात बहुत बहुत स्पष्ट है। तो वे शायद, भले ही वे अभी इसे खुलकर स्वीकार करने के लिए तैयार या सक्षम ना हो, वे इस पैकेज को भी अपने लक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओवन। जैसा मैंने पहले बताया, उत्तरी इजराइल में अब भी अलर्ट और सायरन बज रहे हैं, और वहीं पर हमारी i24 न्यूज इंग्लिश संवाददाता बलेर स्लादीन मौजूद हैं। आपको शुभ संध्या। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद भी कुछ घटनाएं हुई, कृपया और जानकारी दें। हाँ, युद्ध विराम में अब 2 घंटे से कम बचे हैं और हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तर में हमले बढ़ा रहा है। अभी कुछ मिनट पहले ही वास्तव में रॉकेटों की बौछार निचला गलील कर्मियल क्षेत्र, जो निचले गलील के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और उसके आसपास के कस्बों में भी। उस हमले में कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। उससे पहले पश्चिमी गलील की ओर 10 रॉकेट दागे गए और वहाँ भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, और उनके बीच वास्तव में वहाँ थे कुछ ड्रोन भी थे जिन्हें हिजबुल्लाह द्वारा दागे जाने के बाद मार गिराया गया। हम कह रहे हैं कि आईडीएफ ने कुछ घंटे पहले जो आकलन किया था कि हिजबुल्लाह अपने हमले बढ़ा सकता है, वही फिलहाल होता दिख रहा है। हम आखिरी मिनट तक इंतज़ार करेंगे और देखेंगे क्या होता है, लेकिन सवाल है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इजराइल वास्तव में लेबनान के दक्षिण में रहेगा। बफर जोन सिर्फ उन 5 स्थानों तक सीमित नहीं है जिन पर जनवरी 2025 से कब्जा किया गया है, बल्कि हम इससे कहीं बड़े बफर जोन की बात कर रहे हैं। इजरायली हमले हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं को दक्षिण लेबनान या पूरे लेबनान में निशाना बना सकते हैं, जैसा कि ये नवंबर 2024 से भी हुआ है। यही नई हकीकत है, पुरानी नई हकीकत, इसे हम ऐसा ही कह सकते हैं। और सवाल फिर वही है कि क्या हिजबुल्लाह जवाब देगा अगर ऐसी चीज़ें जारी रहती हैं। अब तक वे कम से कम धमकी दे रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि युद्ध विराम के आने वाले 10 दिनों में वे आखिर क्या करने वाले हैं। आप जानती हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तरी इजराइल के निवासियों ने, आप जानती हैं, वाकई बहुत मुश्किल समय देखा है। आप जानती हैं, 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, और अभी भी बहुत सारे लोग घर भी नहीं लौटे हैं। इस पर मेयर, स्थानीय नेताओं और अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और क्या उन्हें लगता है कि वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकेंगे? हाँ, उनका मुख्य लक्ष्य है कि वे उत्तर में सीमा के पास भी हिजबुल्लाह के बिना किसी खतरे के सुरक्षित रह सकें। और आज युद्ध विराम की घोषणा के बाद हमने स्थानीय परिषदों के प्रमुखों और संघर्ष रेखा मंच के अध्यक्ष सहित कई लोगों की टिप्पणियां देखी हैं। उन्होंने समझौते के खिलाफ बहुत कड़े शब्द बोले। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में समझौते टाई पहनकर किए जाते हैं, लेकिन इनकी कीमत खून, उजड़े घरों और बिखरे समुदायों से चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि तथाकथित युद्ध विराम, जिसमें हिजबुल्लाह के किसी भी उल्लंघन पर जानलेवा बल प्रयोग नहीं है और लितानी तक आतंक मुक्त सुरक्षा क्षेत्र नहीं है, कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। ये अगले नरसंहार का इंतजार करने की सज़ा है। तो कम से कम इन टिप्पणियों से हम समझते हैं कि यहाँ के अधिकांश निवासी वास्तव में ऐसे कदम के खिलाफ हैं। अब तक हम देख रहे हैं कि कम से कम ज़मीन पर चीज़ें जारी हैं, लेकिन अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी ऐसा ही है। धन्यवाद बलीर और सभी दर्शकों का जिन्होंने i24 न्यूज इंग्लिश का विशेष संस्करण देखा। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हम घंटे की शुरुआत में फिर मिलेंगे और अपडेट्स देंगे।
शुभ संध्या, स्वागत है i24 न्यूज इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज में। मैं एमिली फ्रांसिस हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है, जो 2 घंटे में इजराइल लेबनान समय से आधी रात और पूर्वी समय अनुसार शाम 5 बजे लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल नेटवर्क पर युद्ध विराम की घोषणा की और बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन व इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन एत्सान से बात की और उन्होंने कहा कि वे दोनों को व्हाइट हाउस आमंत्रित करेंगे। अमेरिका इस हफ्ते वॉशिंगटन में इजरायली और लेबनानी राजदूतों के बीच ऐतिहासिक आमने सामने की बैठकों के बाद इस गति को बनाए रखना चाहता है, जो 3 दशकों से भी अधिक समय में पहली सीधी बातचीत थी। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप ने थोड़ी देर पहले क्या कहा? लेबनान को लेकर ये बहुत उत्साहजनक है। मुझे लगता है कि हमारे बीच एक समझौता होने वाला है। हम 44 सालों में पहली बार एक बैठक करने जा रहे हैं और लेबनान इजराइल से मिलेगा और शायद वे ये व्हाइट हाउस में ही करेंगे। आपको क्या लगता है वे अगले 1 या 2 हफ्तों में करेंगे या अगले हफ्ते में? और क्या आपको लगता है कि ये अकादमी कर सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि लेबनान से समझौता होगा और वे हिजबुल्लाह से निपटेंगे। वे हिजबुल्लाह पर काम करेंगे, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता होगा। अब हम वॉशिंगटन चलेंगे, जहां 24 न्यूज के वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम व्हाइट हाउस से हमारे साथ हैं। शुभ संध्या माइक, कृपया बताएं ये समझौता क्या है और आप हमें इसके बारे में कौन-कौन सी जानकारी दे सकते हैं? एमिली, इस समझौते के 6 बिंदु हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट हमें बता रहा है। पहला, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, युद्ध विराम पूर्वी समयानुसार शाम 5 बजे लागू हो जाएगा। आपके समयानुसार ये आज रात 12 बजे होगा। वे इसे इजराइल सरकार की सद्भावना बताते हैं, जिसका उद्देश्य आगे शांति वार्ताएं संभव बनाना है। दूसरा बिंदु है कि इसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 10 दिन चले, लेकिन लेबनान को अपनी संप्रभुता स्थापित करने की क्षमता दिखानी होगी, जो शुरू से एक समस्या रही है। तीसरा बिंदु, इजराइल आत्मरक्षा का अधिकार रखेगा और जरूरत पड़ने पर संघर्ष विराम की कीमत पर जरूरी कदम उठा सकता है। अगर इजराइल को कोई आसन्न खतरा लगे तो संघर्ष विराम होते हुए भी वो उसे खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। वो लेबनान के नागरिक इलाकों या अन्य क्षेत्रों में, चाहे हवाई, जमीनी या समुद्री रास्ते से हो, बिना खतरे के कोई हमला नहीं कर सकता। फर्क नहीं पड़ता। खतरे की स्थिति में संघर्ष विराम से छूट है। चौथा बिंदु ये है कि लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन को रोकने के लिए सार्थक कदम उठाने होंगे। ये लेबनान सरकार और बेरूत पर है कि वे नेतृत्व करें और हिजबुल्लाह को संघर्ष विराम उल्लंघन से रोकें। ध्यान दें, संघर्ष विराम की मांग पहले हिजबुल्लाह ने की थी। पांचवा बिंदु, सभी पक्षों को लेबनानी सुरक्षा बलों को लेबनान के क्षेत्र की एकमात्र जिम्मेदारी वाला मानना होगा। अब हिजबुल्लाह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अंतिम बिंदु ये है कि अमेरिका से इजराइल और लेबनान की आगे की बातचीत में मदद करने को कहा गया है और उम्मीद है कि इससे युद्ध विराम के बाद बचे हुए मुद्दों पर, जिन्हें शेष मुद्दे कहा जा रहा है, एक शांति समझौता हो सकेगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन है, जिसमें ये उद्धरण है, एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से, जो इजराइल की स्थायी सुरक्षा, स्थिरता और दोनों देशों के बीच शांति सुनिश्चित करता है। ये बहुत सारी बातें हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को लगता है कि ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा, जब वो लास वेगस जा रहे थे, इजराइल लेबनान के इस शांति प्रयास और पुराने प्रयासों में क्या अंतर होगा। उन्होंने बहुत ही सीधे और ट्रंप के अंदाज में कहा, मैं ही फर्क हूं। हाँ, और उन्होंने ईरान के बारे में भी थोड़ी बात की। उन्होंने ईरान के साथ जारी वार्ताओं के बारे में क्या कहा? वो अब भी आशावादी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कारण से बातचीत में सभी अड़चनों के बावजूद उस रविवार की हैरानी के बाद से बहुत आशावादी रुख बनाए हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी थी, जब बातचीत मानो अचानक शुरू हुई थी, जिसे उन्होंने नई व्यवस्था कहा। इस्लामाबाद में बातचीत की असफलता तक और अब यहाँ और अधिक राजनयिक रास्ते खोलने तक। वो बार बार कहते हैं कि हम समझौते के करीब हैं, समझौता हाथ में है।
वो अपनी भाषा थोड़ी बदलते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत आत्मविश्वासी हैं। अब ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि अमेरिका शायद अपने शून्य संवर्धन की मांग से पीछे हट रहा है। प्रशासन के अधिकारी उन रिपोर्टों का जोरदार खंडन कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा में थोड़ी नरमी जरूर नजर आ रही है। इस बात को लेकर कि ईरान के पास अभी क्या बचा रह सकता है, उनके पास जो पहले से है, क्या वे उसे अपने पास रख सकते हैं या नहीं। वहां कुछ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अडिग है। उनका कहना है लक्ष्य शून्य संवर्धन होना चाहिए, वरना बातचीत किसी और आधार पर विफल हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, और हम घंटे की शुरुआत में आपसे फिर से जुड़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमति दी है। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो बयान में कहा कि उन्होंने हमारे उत्तरी पड़ोसी के साथ शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी है। सुनिए। हमारे पास लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का अवसर है। राष्ट्रपति ट्रंप मुझे और लेबनान के राष्ट्रपति को समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बुलाने वाले हैं। ये अवसर इसलिए मौजूद है क्योंकि बहाली के युद्ध के बाद से हमने लेबनान में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है। हमने पेजर चालू कर दिए। हमने 1,50,000 रॉकेट्स और मिसाइलों के विशाल हथियार भंडार को नष्ट कर दिया, जिनसे नसरल्ला ने इजराइल को नष्ट करने की योजना बनाई थी। हमने नसरल्ला को खत्म कर दिया, और इस नई शक्ति संतुलन के कारण पिछले 1 महीने में हमें लेबनान से सीधे शांति वार्ता के लिए कॉल आने लगे हैं, जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं हुआ था। मैंने इस अपील को स्वीकार किया है और 10 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमति दी है। उस समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए जिसकी चर्चा हमने वॉशिंगटन में राजदूतों की बैठक में शुरू की थी। शांति वार्ता में हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। पहली, हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण। दूसरी, एक टिकाऊ शांति समझौता, ताकत के साथ शांति, ताकि इस युद्ध विराम को हासिल किया जा सके। हिजबुल्लाह ने 2 मांगों पर जोर दिया। पहली, कि इजराइल को पूरे लेबनानी क्षेत्र से पीछे हटना होगा। दूसरा, एक युद्ध विराम जिसमें शांति का जवाब शांति से दिया जाएगा। मैंने इसके या उसके लिए सहमति नहीं दी थी। हम लेबनान में एक विस्तृत सुरक्षा बफर जोन में बने हुए हैं, न कि केवल उन 5 बिंदुओं में जो पिछले महीनों में थे। ये एक सुरक्षा बफर जोन है जो समुद्र से शुरू होता है और पहाड़ की तलहटी और सीरियाई सीमा पर खत्म होता है। ये 10 किलोमीटर का सुरक्षा बफर जोन है। हम यहाँ हैं और यही रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमें जमीनी हमले के खतरे को नाकाम करने की अनुमति देता है और साथ ही हमारी बस्तियों पर सीधे मिसाइल हमलों को भी रोकता है। उत्तरी सीमा की बस्तियां इन दोनों खतरों से सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी कई मिसाइल और रॉकेट हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। मैंने पिछले 2 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वे ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी को बड़े पैमाने पर जारी रखने के लिए दृढ़ हैं और साथ ही ईरान की जो भी परमाणु क्षमताएं बची हैं उन्हें खत्म करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। वो हार नहीं मान रहे हैं और इन खतरों से निपटने में सक्षम हैं, जैसा हम साथ मिलकर कर चुके हैं। हम मिसाइल खतरे से भी निपटेंगे। ये 2 बड़े कदम हैं जो आने वाले दशकों के लिए हमारी सुरक्षा स्थिति को बदल सकते हैं। अब जूम पर हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जैक्स नेरिया जुड़ रहे हैं, जो इजराइल सैन्य खुफिया में आकलन विभाग के पूर्व उप प्रमुख हैं। जैक्स, शुभ संध्या। शुभ संध्या। तो ये हफ्ता हमारे लिए काफी दिलचस्प रहा है और ट्रंप अब आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि ये डील पास हो जाएगी। आप इस क्षेत्र में काफी समय से हैं, क्या आप भी इतनी आशावादी हैं? खैर, मैं खुद से पूछ रहा हूं कि इजराइल के उत्तरी हिस्से के निवासी सरकार से इतने नाराज क्यों हैं? असल बात यह है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया है। मेरा मतलब है प्रधानमंत्री ने माना है कि वे 8-9 किलोमीटर का बफर जोन बना पाए हैं, लेकिन असल में उन्होंने लेबनान के अंदरूनी हिस्से से सीमा और सीमा पर बसे गांवों पर मिसाइल और रॉकेट दागना बंद नहीं किया है। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसी बात है जिसका भविष्य में ध्यान रखना होगा।
अब अगर आप समझौते का विश्लेषण करें, मेरा मतलब है समझौते की शब्दावली को देखें, तो आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इजराइल का लेबनान में रहने का कोई इरादा नहीं है। तो जहां हम इजराइल की दक्षिणी लेबनान सीमा पर कुछ स्थायी उपस्थिति और ठिकानों के बारे में सुनते आ रहे थे, 8 से 9 किलोमीटर की गहराई में वास्तव में सुरक्षा क्षेत्र बनाते हुए, तो वो कहां होने वाला है? और फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह के 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें नष्ट कर दी हैं। असल में मेरा मतलब है 2024 के अभियान के बाद हिजबुल्लाह के पास लगभग 50,000 रॉकेट बचे हुए हैं और वो लगभग 200 से 400 रॉकेट प्रतिदिन की दर से दाग रहा है। इस गति से वो 5 महीने से अधिक तक अपनी स्थिति बनाए रख सकता था। तो अभी युद्ध के उद्देश्य शुरू में हिजबुल्लाह को नष्ट करना और फिर एक नई स्थिति बनाना थे। खैर, हिजबुल्लाह अभी भी वहां है, अभी भी जमीन पर मजबूत है, भले ही उसे निश्चित रूप से हमले झेलने पड़े और इजराइल ने उसे हराया, लेकिन वो अभी भी वहां है और वो बच गया है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह वास्तव में सरकार के काम में बाधा डाल रहा है और सरकार को चुनौती दे रहा है। पहली चुनौती है कि ईरानी राजदूत को लेबनान से निष्कासित किया गया, लेकिन वो अभी भी ईरानी दूतावास में है जहां हिजबुल्लाह उनकी सुरक्षा कर रहा है। ये एक उदाहरण है। और फिर हिजबुल्लाह ने सरकार को धमकी दी है। तो आप देखेंगे जब ये युद्ध खत्म होगा, हमें आपसे यानी सरकार से निपटना होगा और हमें शासन बदलना होगा। आखिरकार लेबनान में हिजबुल्लाह का लक्ष्य नहीं बदला है। उनका मकसद लेबनान को ईरानी शैली के इस्लामी राज्य में बदलना है। और यही वजह है, मेरा मतलब है ये उन कारणों में से एक है कि वो अपने हथियार रखे हुए हैं। दूसरा उद्देश्य बेशक इजराइल से लड़ना है, इजराइल का दम घोटना है और इजराइल को मिटा देना है। और अब हिजबुल्लाह इसी पर गर्व कर सकता है। मेरा मतलब है सबको लगता था कि हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी बस एक कल्पना है। असल में उसने साबित किया है कि वो इजराइल से लड़ने में हिजबुल्लाह से बेहतर है। आज हम इसी स्थिति में हैं। तो चलिए विनम्र बनते हैं और कहते हैं ठीक है, हमें फिर से संगठित होने के लिए इन 10 दिनों के युद्ध विराम की जरूरत है। और चलिए उम्मीद करते हैं। और मेरी बहुत कम उम्मीदें हैं कि ये सरकार, लेबनानी सरकार, एक असफल सरकार जो यहाँ तक घोषणा करने में भी सक्षम नहीं है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, कोई समझौता कर पाएगी। और अगर ये समझौते तक पहुंच भी जाती है, तो मेरा बड़ा सवाल है वो कौन सी संस्था होगी जो इसके क्रियान्वयन की गारंटी देगी? क्या वो सेना होगी? अगर ये सेना है तो हम उस सेना की बात कर रहे हैं जिसमें हिजबुल्लाह के जासूस भरे हुए हैं, जो जिसके उच्च पदस्थ अधिकारी हमेशा हिजबुल्लाह के संपर्क में रहते हैं और उनके साथ अपने प्रयासों का समन्वय करते हैं। हम उस सेना के कमांडर की बात कर रहे हैं जिसने जनता से झूठ बोला है, सरकार से झूठ बोला है, अमेरिकियों से झूठ बोला है, ये कहते हुए कि लेबनान का दक्षिणी हिस्सा निरस्त्रीकृत कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह अभी भी वहां मौजूद है, तो हम लेबनानी सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। और आइए आशा करते हैं कि अमेरिकी ऐसा कोई तंत्र खोज लेंगे जो ऐसे समाधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा, एक समझौता, एक तरह का सुरक्षा समझौता जिस पर हम आने वाले महीनों में लेबनान के साथ सहमत होंगे। आप जानती हैं, और जैसा कि कहा गया, साफ है कि आप सिर्फ अच्छी नीयत से भी हिजबुल्लाह को काबू में नहीं कर सकती। और हम जानते हैं कि लेबनान के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच कोई खास प्रेम नहीं है। राष्ट्रपति तो फोन कॉल करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या चीज इस 10 दिन की संघर्ष विराम को सफल बनाएगी, जबकि हिजबुल्लाह अभी भी सक्रिय है? मैं बता सकता हूं कि मेरे लेबनानी दोस्त क्या कहते हैं। अगर जोसेफ अवान जाकर नेतन्याहू से मिलते हैं जबकि इजराइल अभी भी दक्षिणी लेबनान में मौजूद है, तो उनकी जान जा सकती है। जैसे पिछले राष्ट्रपति जिन्हें आतंकवादियों ने मारा था, और हिजबुल्लाह ने खुद को एक आतंकवादी संगठन साबित किया है। 50 से अधिक हस्तियों को जिन्होंने हिजबुल्लाह का विरोध जताया था, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया।
प्रधानमंत्री रफीक हावरी के मामले में उनकी दखलंदाजी और बेरूत बंदरगाह विस्फोट में संलिप्तता थी। तो ये एक आतंकवादी संगठन है जो केवल तेहरान के आदेशों पर चलता है। ये तेहरान की लड़ाई लड़ रहा है, लेबनान की नहीं। यही वजह है कि हमें यहाँ समस्या है। हिजबुल्लाह लेबनानी संगठन नहीं है, बल्कि रेवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित है। इसका ऑपरेशन रूम में केवल फारसी बोली जाती है, अरबी नहीं। तो हम यहाँ लेबनानी मिलिशिया के बजाय एक फारसी यूनिट से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह जैक्स नरिया। धन्यवाद। अब स्टूडियो में आई 24 न्यूज के सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओसारन हमारे साथ हैं। शुभ संध्या। तो क्या लेबनान से कोई प्रतिक्रिया आई है उन बयानों पे जो हमने थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप से और इस युद्ध विराम के बारे में सुने जो 1 घंटे 45 मिनट में लागू होने वाला है? हाँ, जाहिर है कि वरिष्ठ नेतृत्व प्रधानमंत्री नवाफ सलाम इस युद्ध विराम का स्वागत कर रहे हैं। नबी बेरी संसद अध्यक्ष लेबनानी सेना के साथ मिलकर दक्षिणी लेबनान के नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे कम से कम तब तक अपने घर न लौटें जब तक युद्ध विराम लागू नहीं हो जाता, लेकिन साथ ही उन सभी इलाकों के पास भी बिल्कुल ना जाएं जिन्हें इजरायली सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। हम ये भी सुन रहे हैं कि हिजबुल्लाह कह रहा है कि जब तक इजरायल युद्ध विराम का पालन करेगा वे भी उसका पालन करेंगे, लेकिन इजरायली सेना की लगातार मौजूदगी उन्हें अपनी प्रतिरोध जारी रखने का औचित्य देती है। ये जाहिर तौर पर उनके लिए ये कहने का एक तरीका लगता है कि वे पालन नहीं करेंगे, क्योंकि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में इस विस्तारित बफर जोन में बनी रहेगी। हमें चीजों को संदर्भ में देखना होगा। ये वही है जो हिजबुल्लाह ने भी पिछले संघर्ष विराम के 15 महीनों के दौरान कहा था, जो 2 मार्च को तब समाप्त हुआ जब हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र पर रॉकेट दागने का फैसला किया। और इसलिए हम यहाँ जो देख रहे हैं वो ये है कि मूल रूप से लेबनान में नया संघर्ष विराम नवंबर 2024 मॉडल पर आधारित होगा, जिसका मतलब 2 बातें हैं। पहला, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान और पहले से भी बड़े क्षेत्र में बनी रहेगी जितना वे हिजबुल्लाह के संघर्ष से पहले थी, और इजराइल संघर्ष विराम के बावजूद हिजबुल्लाह पर अपने हमले जारी रखेगा, जैसा कि हमने पिछले दौर में भी देखा था। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की थी और अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की थी। तो मूल रूप से हम एक मार्च की स्थिति में लौट रहे हैं, हिजबुल्लाह द्वारा अपने हमले फिर से शुरू करने से 1 दिन पहले। लेकिन इजराइल खुद को एक बेहतर स्थिति में पाता है। इसने 300 हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को खत्म कर दिया है, जिनमें से कई विशिष्ट रदवान बल से थे। इसमें वरिष्ठ IRGC कमांडर भी शामिल हैं और इसने कम से कम 200 रॉकेट लॉन्चर और हजारों रॉकेट भी नष्ट कर दिए हैं। तो रणनीतिक रूप से दक्षिणी लेबनान की वास्तविकता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, जैसा कि 1.5 महीने पहले था। लेकिन हिजबुल्लाह की क्षमताओं के लिहाज से हम 6 हफ्ते पहले की तुलना में कुछ हद तक कमजोर हुई हिजबुल्लाह देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एरियल। और अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन भी जुड़ गए हैं जो न्यूज रूम में हैं। नमस्ते ओवन। अब हमारे पास समझौते के और विवरण हैं। इन विवरणों और 6 बिंदुओं पर आपकी राय क्या है? देखिए एमिली, ये इजराइल के लिए शानदार समझौता है। इसमें ऐसी भाषा है जो इजरायली सेना की कार्रवाई की स्वतंत्रता को किसी भी नियोजित, आसन या जारी हमले या खतरे के खिलाफ बनाए रखेगी। एमिली, ये काफी व्यापक भाषा है। अब बेशक भाषा व्यापक हो सकती है, लेकिन इसे परिस्थितियों द्वारा सीमित किया जाएगा। अगर इजराइल अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की जा रही राजनयिक प्रक्रिया में है और डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के नेताओं की व्हाइट हाउस यात्रा पर विचार कर रहे हैं, तो इजरायली सेना की कार्रवाई पर सीमाएं होंगी, चाहे भाषा अधिक स्वतंत्रता दे। यह एक दस्तावेज पर बातचीत है जिसमें वही भाषा है जो इजराइल के लिए ठीक है। कूटनीति में शांति शब्द कई बार आया है, पर सामान्यीकरण नहीं है। यह लेबनानी लोगों के लिए बहुत आगे की बात होती, लेकिन फिर भी एक व्यापक दीर्घकालिक समझौते का विचार, मुझे नहीं पता कि वहां दीर्घकालिक शब्द स्पष्ट रूप से इस्तेमाल हुआ है या नहीं, लेकिन यह एक निहित शांति समझौता है। यह इजराइल के दृष्टिकोण से बेहतरीन भाषा है। और एमिली, जाहिर है, उम्मीद है कि लेबनान के नजरिए से भी ऐसा ही हो। मुझे लगता है कि इजराइल और इजरायली सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। इजरायली सेना को कार्रवाई की स्वतंत्रता देना,
लेकिन गहन अभियान के स्तर पर नहीं। जैसा कि हमने पिछले 7 हफ्तों में देखा है, या जैसा कि हमने 2024 के पतझड़ में देखा था, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। जैसा एरियल ने कहा, नवंबर 2024 के अंत से उस समझौते से लेकर अभियान की शुरुआत तक कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखनी है। और साथ ही एमिली, एक तरफ इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ना और दूसरी तरफ लेबनान के साथ कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ना, यही अंतिम लक्ष्य है। दूसरी ओर लेबनान के साथ पूर्ण सामान्य संबंध स्थापित करना है। इजराइल को यह मिलेगा या नहीं स्पष्ट नहीं, लेकिन यही दिशा है। और यह कहना भी कम होगा, लेकिन जाहिर है कि लेबनान सरकार के लिए ऐसे पैकेज को स्वीकार करना मुश्किल होने वाला है। आखिरकार एमिली, ये लेबनानी सरकार भी हिजबुल्लाह से छुटकारा चाहती है और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आना चाहती है, जैसे इजराइल। ये बात पिछले 2 हफ्तों में हमने जो कुछ भी देखा है उसमें बहुत बहुत स्पष्ट है। तो वे शायद, भले ही वे अभी इसे खुलकर स्वीकार करने के लिए तैयार या सक्षम ना हो, वे इस पैकेज को भी अपने लक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओवेन। और जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले बताया था, उत्तरी इजराइल में अब भी अलर्ट और सायरन बज रहे हैं। और वहीं पर हमारी 24 न्यूज संवाददाता बलेस लेदन मौजूद हैं। आपको शुभ संध्या। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद भी कुछ अलर्ट आए हैं, कृपया और जानकारी दें। हाँ, युद्ध विराम में अब 2 घंटे से कम बचे हैं और हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तर में हमले तेज कर रहा है। अभी कुछ मिनट पहले निचले गलील कार्मेल क्षेत्र, निचले गलील के एक बड़े शहर और आसपास के कस्बों की ओर रॉकेटों की बौछार हुई। उस हमले में कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। इससे पहले पश्चिमी गलील की ओर 10 रॉकेट दागे गए और वहां भी उसके परिणाम स्वरूप कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। और इनके बीच में वास्तव में कुछ ड्रोन भी थे जिन्हें हिजबुल्लाह द्वारा दागे जाने के बाद इंटरसेप्ट कर लिया गया। हम कह रहे हैं कि आईडीएफ ने कुछ घंटे पहले जो आकलन किया था कि हिजबुल्लाह अपने हमलों को बढ़ा सकता है, वही फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। तो हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि आखिरी मिनट तक क्या होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इजराइल वास्तव में लेबनान के दक्षिण में रहेगा। बफर जोन न केवल वे 5 बिंदु हैं जिन्हें जनवरी 2025 से कब्जा किया गया है, बल्कि हम एक बहुत बड़े बफर जोन की बात कर रहे हैं। साथ ही इजरायली हमले जो दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स या पूरे लेबनान को निशाना बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये नवंबर 2024 से भी हो रहा है। यही नई हकीकत है, या कहें पुरानी नई हकीकत। और सवाल फिर वही है कि अगर ऐसी चीज़ें जारी रहती हैं तो क्या हिजबुल्लाह जवाब देगा? अब तक वे कम से कम धमकी दे रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि आने वाले 10 दिनों की संघर्ष विराम में वे वास्तव में क्या करने वाले हैं। आप जानती हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तरी इजराइल के निवासियों ने, आप जानती हैं, वास्तव में बहुत कठिन समय देखा है। आप जानती हैं, 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, और अभी भी बहुत से लोग घर भी नहीं लौटे हैं। इस पर मेयर, अन्य स्थानीय नेताओं और बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और क्या उन्हें भरोसा है कि एक दिन वे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट पाएंगे? हाँ बिल्कुल, उनके लिए यही सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वे उत्तर में, यहाँ तक कि सीमा के बिल्कुल पास भी, बिना हिजबुल्लाह से किसी भी खतरे के महसूस किए रह सकें। और आज युद्ध विराम की घोषणा के बाद हमने स्थानीय परिषदों के प्रमुखों और कॉन्फ्लिक्ट लाइन फोरम के अध्यक्ष सहित कई लोगों की टिप्पणियां देखी हैं। उन्होंने इस समझौते के खिलाफ कड़े शब्द कहे। उन्होंने कहा कि समझौते वॉशिंगटन में साइन होते हैं, लेकिन इसकी कीमत खून तबाह घरों और उजड़े समुदायों से चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ये तथाकथित युद्ध विराम, जिसमें हिजबुल्लाह के किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई और लितानी तक आतंक मुक्त सुरक्षा क्षेत्र शामिल नहीं है, कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। ये अगले नरसंहार का इंतज़ार करने की सज़ा है। तो कम से कम इन टिप्पणियों से हम समझते हैं कि यहाँ के अधिकांश निवासी वास्तव में ऐसे कदम के खिलाफ हैं। अब तक हम देख रहे हैं कि कम से कम ज़मीन पर चीज़ें जारी हैं, लेकिन अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी ऐसा ही है। धन्यवाद बलीर, और सभी दर्शकों का i24 न्यूज विशेष संस्करण देखने के लिए धन्यवाद। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हम आपको अगले घंटे की शुरुआत में और ताज़ा जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।